हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में। जानेंगे कि ये यूसीसी क्या है और जानेंगे कि हमारा 22nd लॉ कमीशन के बारे में जानेंगे। लॉ कमीशन, इसके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि ये जो यूसीसी है ये क्यों आया। दोस्तों, हम बता दें कि पीएम मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा इंडिया नीडेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि इंडिया को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। एज द कंट्री कुड नॉट रन विद द डुअल सिस्टम ऑफ सेपरेट, कि कंट्री अलग अलग लॉ के साथ नहीं चल सकती। जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ है और इन कम्युनिटीज़ का अलग अलग लॉज हैं, इनके हिसाब से कंट्री रन नहीं कर सकती है। और कंट्री रन होगी 1 लाख के साथ, 1 लाख के साथ। इस 1 लाख की बात करी गई और ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख किस में आएगा? आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई कि इसलिए न्यूज़ में आया। ये जो सेपरेट कम्युनिटीज़ की बात करी गई, ये कम्युनिटीज़ है, हिंदू आ गया, मुस्लिम्स आ गए, क्रिश्चियन आ गए, सिख्स आ गए, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है और पारसी है। इन सब कम्युनिटीज़ का अपना अपना कानून है, अपना अपना लाज है। किस पे ला है? मैरिज पे, मैरिज पे है। मैरिज अपने हिसाब से इनके कानून के हिसाब से होती है। डाइवोर्स होगा वो इनके कानून के हिसाब से होगा। प्रॉपर्टी है वो भी इनके अपने कानून के हिसाब से होगा। जो अडॉप्शन है वो भी इनके कानून के हिसाब से होगा। और इनहेरिटेंस वो भी इन कम्युनिटीज़, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, इनके ही हिसाब से होगा। अब इसमें बात करेगी कि ये अगर इंडिया एक नेशन है, तो एक नेशन होके ये अलग अलग कानून क्यों? तो इसमें बात करेगी कि हमको, अगर हम एक नेशन में रहते हैं, तो हमको एक कानून ही अप्लाई करना पड़ेगा सबके लिए। 1 नेशन 1 लॉ की बात करी गई। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है कि इट इज़ वन दैट वुड प्रोवाइड 1 लॉ। ये एक कानून प्रोवाइड करता है फॉर इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए। पूरी कंट्री के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक कानून प्रोवाइड करता है। ये एप्लीकेबल होता है रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे। जो जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हमने अभी बताई, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख्स है, पारसी है, बुद्धिज़्म है, तो इन सारी कम्युनिटीज़ में जो भी अलग अलग लॉज एक्ट बने हुए हैं, इन लॉ पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल होता है। इन सब लॉज, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट इज़ अ पर्सनल मैटर सच एज, ये एक्चुअली पर्सनल मैटर पे एप्लीकेबल होता है। ये पर्सनल मैटर जो भी है, मैरिज का पर्सनल मैटर होगा हिंदू में। जैसे मैरिज होगी हिंदू में, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से होगी। डाइवोर्स होगा, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कम्युनिटीज़ के कानून एक्ट के साथ होती है। जैसे पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट है 1936 का। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 का। द हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। और आनंद मैरिज एक्ट है 1909 का। तो इन सब एक्ट को ना लगे, इसलिए लाया जा रहा है कि हम लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा कि ये जो सारे लॉज है, इन सब को निगलेक्ट करके ये जो भी एक लॉ होगा, उसी लॉ के हिसाब से सबकी मैरिज, सबका डाइवोर्स, सबका इनहेरिटेंस, सबकी अडॉप्शन एक ही एक्ट के हिसाब से होगी। जैसे हमारे पास जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम जो मैरिज करते हैं, वो मुस्लिम के लिए मैरिज एक्ट बना हुआ है श्रिया लॉ। तो ये श्रिया लॉ मुस्लिम के हिसाब से है। तो मुस्लिम क्या करते हैं कि मुस्लिम एक इंसान 4 शादियां कर सकता है। तो वो तो अपने एक्ट के हिसाब से है, अपने
ला के हिसाब से है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि अगर हिंदुस्तान में एक नेशन में रहते हैं हम, तो जो मैरिज होगी या डाइवोर्स होगा, इनहेरिटेंस होगा, अडॉप्शन होगी, तो एक ही कानून के हिसाब से होगी। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा, अलग अलग लॉज नहीं होंगे। आर्टिकल 44 के अंडर, इस आर्टिकल 44 में ही आता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये आर्टिकल 44 जो है ये पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये आर्टिकल 44 डीपीएसपी में, और ये डीपीएसपी शुरू होता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। और ये जो 44 आर्टिकल है ये बात करता है यूसीसी के बारे में। तो यूसीसी के बारे में क्या बात करता है कि द स्टेट शैल इंडोर टू सिक्योर यूसीसी फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बोलता है कि शैल इंडोर, कि गवर्नमेंट चाहे तो ला सकती है यूसीसी पूरी कंट्री में। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये डिमांड टू इम्प्लीमेंट यूसीसी मेंशन इन द आर्टिकल 44 हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। तो ये डिमांड करी जा रही है कि यूसीसी आर्टिकल 44 के तहत ये इसमें लाया जाए इंडिया में। सेकंड लॉ कमीशन, ये जो 22nd लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं ये है ऋतुराज अवस्थी। ये फार्मर कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने कहा है, इन्होंने 30 डेज़ का टाइम दिया गया है कि पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए। ये 30 डेज़ की कैंपेनियन चलाई है। 30 डेज़ प्रेजेंट दियर व्यूज एंड फीडबैक। ये 30 दिन का टाइम दिया गया है कि अपना फीडबैक दें। ये जो 22nd लॉ कमीशन है, इंडिया सॉट द व्यू ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक ऑन द इश्यूज ऑफ यूसीसी। ये यूसीसी के इशू पे ये पब्लिक सॉर्ट आउट करेगी। जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी ओपिनियन, अपनी फीडबैक, अपना रिव्यू देगी। जो ये 22nd लॉ कमीशन है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई है। और ऋतुराज on Wednesday said that panel has received 8.5 lakh responses within just 2 week। तो 2 वीक में इतने रिस्पॉन्स आ गए हैं, पब्लिक की फीडबैक रिव्यूज आ गए हैं। इनिशिएटिंग अ पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस ऑन द मैटर दैट मीन कि यूसीसी के मैटर पे इतनी फीडबैक्स आ गई है। जो इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी है। वो स्टेट है इंडिया की गोवा में जो है ये यूसीसी अप्लाई है। और एक स्टेट है जिन्होंने स्टेटमेंट दे दी है यूके ने दे दी कि हाँ बहुत जल्द यूसीसी को अप्लाई करने वाले हैं अपनी स्टेट्स में, उत्तराखंड में। दोस्तों, अब इसका जो कंक्लूजन है, इस यूसीसी का कंक्लूजन है द पॉलिसी ऑफ जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजेंट फॉर नन। ये इसका कंक्लूजन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय।